हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मधु अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए भूत बनी बैठी थी। पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक ऐसे बैठी थी। एक एक पल कई कई साल की तरह बीत रहा था। उसे रह रहकर पिछले कुछ महीनों का उथल पुथल भरी घटनाएं भुलाई नहीं भूल रही थी। मधु की नौकरी जब शहर में एक बड़ी कंपनी में लगी तो वह घर में खुशी की माहौल था, लेकिन साथ ही मम्मी पापा को यह चिंता भी थी कि अपने सी शहर से दूर उस अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजें। आखिर वह वहाँ कैसे रहेगी। फिर उसने ही मम्मी पापा का हौसला बढ़ाया था और कहा था कि शहर भेज रहे हैं या जंगल में लाखों लोगों में आपकी बेटी क्यों अकेली कैसी रहेगी। उस जैसी और भी बेटियां वहाँ होगी या नहीं। जब वे लोग शहर पहुँचे तो मम्मी पापा उसे नौकरी ज्वाइन कराकर उसकी ही जैसी 3 और लड़कियों के ग्रुप में छोड़कर लौट आए। थोड़ी ही दिनों बाद उन सब में 2 लड़कियों के रहने का इंतजाम उनके साथियों ने करा दिया। मधु और एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रीति था इसी कोशिश में लगी थी कि रहने का कुछ ठीक से इंतजाम हो जाए तो जिंदगी ढर्रे पर आ जाएगी। एक दिन मधु और प्रीति कंपनी की कैंटीन से लौट रही थी तो स्मोकिंग जोन में एक लड़की ने मधु को नाम लेकर आवाज़ लगाई। वह ठिठक गई। वह कौन है जो उसे नाम लेकर आवाज़ लगा रहा है। मधु ने उधर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की जिसके हाथ में सिगरेट थी उसे बुला रही थी। वे दोनों बिना कुछ सोचे उसके पास चली गई। मैं श्वेता हूँ, सुना हूँ कि तुम रहने की जगह देख रही हो, मेरे पास है। उस लड़की ने सिगरेट के धुआं का छल्ला डालते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप। मधु को कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या बोले। ऐसी ही हूँ मैं, कल मैं इसी समय इधर ही मिलूंगी, सोचूं तो फैसला लो। उस लड़की ने सिगरेट की आखिरी कस जोर से खींचा और वहां से चली गई। वे दोनों उसे देखते ही रह गए। उन्होंने श्वेता के बारे में पता किया तो पता चला कि वह खुली सोच वाली लड़की है, पर दिल से बहुत साफ। साथ ही यह भी वह बहुत तलाकशुदा माता पिता की एकलौती औलाद है, इसीलिए इतनी बिंदास है। उसके पास अपना फ्लैट भी है जिसे वह नए आने वाले लोगों के साथ शेयर करती है। मधु और प्रीति को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। उन्होंने फ्लैट देखा और उसे पसंद आने में उसके साथ रहने लगी। एक दिन श्वेता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उस दिन बिस्तर दफ्तर नहीं गई थी। शाम को मधु और प्रीति घर लौटी तो उन्होंने श्वेता को एक लड़के को बैठा देखा। श्वेता ने बताया कि वह लड़का उसके दूर का भाई है, उसके साथ ही रहेगा। यह सुनकर मधु और प्रीति उससे काफ़ी नाराज़ हुई, लेकिन श्वेता इस बात पर अड़ी रही कि उसके साथ ही रहेगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वे चाहे तो वह अपना इंतजाम दूसरी जगह कर सकती है। यह सुनकर वे सन्न रह गई। इसके बाद मधु और प्रीति डरी सहमी उसके साथ रहने लगी। उन्होंने देखा कि श्वेता का वह दूर का भाई कुछ दिन तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में वह उसके बेडरूम में शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने एतराज़ किया तो श्वेता बोली, मेरा रिश्तेदार है तो मेरा ही फ्लैट है, तुम्हें क्या दिक्कत है। श्वेता का यह रूप देखकर मधु ने उससे नफरत हो गई। वैसे मधु के सीधे सहज स्वभाव के चलते श्वेता उससे इतनी दूरी नहीं खुली थी, लेकिन प्रीति से वह खुली हुई थी। वह उसे अपने ही दैहिक सुख का किस्सा सुनाती रहती थी। कई बार मधु को भी यह सब कुछ सुनाई देती। मधु थोड़ी असहज हो जाती। एक दिन मधु, प्रीति और श्वेता तीनों इन खासा नाराज हुई। आखिर में किसी तरह प्रीति ने बात संभाली। मधु ने तो उसी समय तय किया कि अब वह इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। वह अगले दिन दफ्तर में पापा की तबीयत ठीक होने के बहाना करके शहर चली गई। घर में लोगों मधु के तय समय 15 दिन पहले ही अचानक आ जाने का खुश तो बहुत थे, पर समझ नहीं सके थे कि वह इतने दिन पहले कैसे आई थी। लेकिन उसने उस समय घर वालों को नहीं बताया कि उस वजह से आई हुई थी।
कुछ दिन वहाँ रुककर मधु वापस आ गई। उसके प्रीति को रेलवे स्टेशन से ही फ़ोन लगाया। उसने बताया तेरे जाने के बाद अगले दिन में ही अपने शहर चली गई, क्योंकि श्वेता उसके बड़े भाई के साथ मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। यह सुन के तो मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, क्या करे क्या ना करे। एक मन कर रहा था कि ट्रेन में बैठकर घर चले जाए, लेकिन वह नहीं गई। मधु की असीम को फ़ोन लगाया, वहीं पे दफ्तर में काम करता था। मधु उसे रोमांस होता हुआ बोला। उसने हिम्मत दी, फिर रेलवे स्टेशन आ गया। असीम ने मधु को समझा बुझा कर श्वेता को फ्लैट पे रहने के लिए राजी किया। वह उसे लेकर चला गया। श्वेता और उसका भाई जिसका नाम कुणाल था, उन दोनों को देखकर हैरान रह गए। फिर असहज होते हुए श्वेता को मधु को गले में लगा लिया। अरे वाह, तू तो बेटालियन। श्वेता ने असीम को देखकर उसे एक आंख मारते हुए कहा, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मधु एकदम साफ पका हो गई। कोई बात नहीं यार, शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर मज़े ही मज़े हैं। श्वेता बोली। तू गलत समझ रही है। मधु ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो मुंह पर उंगली रख कर चुप करने का इशारा किया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल के सब को देने लगी। असीम कुछ समझ नहीं पा रहा था, सब अनजान बन रहा था, कुछ कहना मुश्किल था। फिर भी वो बातों में श्वेता ने अपने कुणाल के बारे में सब कुछ बेवकूफ़ी से बताया। मधु की उम्मीद से उलट कुणाल ने उन सब की बड़ी सहजता से लिया और असीम को वापस जाने लगा। उसने कहा कि मधु रहने का इंतजाम दूसरा जगह करेगी, यह भी तो बता सकती है, तब तक बार बार आता रहेगा। मधु किसी तरह मन मार के वहीं रहने लगी। हमारी कोई शादी नहीं हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे जब ज़रूरत लगेगी तब तक लेंगे, ऐसे रहने से क्या बुराई है। श्वेता अक्सर मधु के ऐसे बातें करते हुए कहती थी। मधु तो कई बार यह भी लगता था कि वह सच में कह रही है। एक दिन मधु शाम को दफ्तर से लौटी थी तो पाया था कि श्वेता और कुणाल ब्लू फिल्म देख रहे हैं। मधु को लगा जैसे वे दोनों बेडरूम में ही हैं। उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, शराब की बोतल मेज में खुली हुई पड़ी थी। वे दोनों उस फिल्म को बुरी तरह डूबे हुए थे। अजीब सी आवाज़ें ने मधु को असहज कर दिया था। जब जल्दी से वे अपने कमरे की ओर बढ़ी तो श्वेता ने उससे कहा, हमारे साथ बैठो और ज़िंदगी का मजा लो। मधु ने उससे सुना कर के खुद को कमरे में बंद कर लिया। यह सिलसिला चलने लगा। असीम भी अक्सर वहीं आ जाता था। मधु आखिर कब तक अपने को बचा पाती। उस पर तो माहौल ही असर होने लगा था। अब वह भी यह सब देखने सुनने में मज़ा लेने लगी थी। एक शनिवार को असीम कहीं पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया तो मधु मना कर न सकी। वह सारा दिन मज़े और मस्ती में बीत गया। रात होते होते बादल घिरने लगी। थोड़ी ही देर में बिजली भी तेज होने लगी और वे अपने शहर की ओर चल दिए। मधु ने अपना मना करने के बावजूद असीम उसे घर छोड़ने आया था और आते ही सोफे पर पसर गया था। थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद आ गई थी। मधु ने असीम को थोड़ी देर सोने दिया, फिर उसे जगाकर वहां जाने के लिए कहा। इतने में टेलीविज़न पर उसका फ्लैट के पास होने वाले मॉल पर बम धमाका होने की खबर आई। पुलिस हरकत पर आती तब तक वहाँ दंगा शुरू हो गया था। श्वेता और कुणाल खुश हो रहे थे कि दंगा होने से कंपनी से छुट्टी मिलेगी और वह सब मज़े करेंगे। असीम वहाँ से न जाने पाने के चलते बेचैन था और मधु उसको से ज़्यादा परेशान थी कि रात को वो वहाँ कहाँ रुकेगा। असीम ने भी जाने की कोशिश की, ने मधु उसे भेजने की, पर पुलिस की शहर हालत का हवाला देकर उसने एक भी नहीं सुनी। उसे वहाँ नहीं रुकना पड़ा। मधु न जाने क्यों मन ही मन डरी रहती थी। श्वेता और कुणाल सोने चले गए थे। मधु ने असीम को चादर तकिया देकर सोफे पर सोने को कहा, फिर वह भी सोने चली गई। मधु अचानक नींद खुली तो देखा असीम उसका जिस्म से खेल रहा है। वह चीख पड़ी और जोर से चिल्लाई। असीम ने उसे चुप रहने के लिए कहा और वह ज़बरदस्ती करने लगा। मधु किसी कतार चिड़िया की तरह तड़पती रह गई और असीम एक कामयाब शिकारी जैसा लग रहा था। मधु चिल्लाते हुए
ड्राइंग रूम में। उसके बाद ही उसने श्वेता के बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया। श्वेता और कुणाल तकरीबन अधनंगे से बाहर आए और उन्हें देखकर असहज हो गए और सब कुछ बताया। तुम जरा सी बात में इतना चीख रही हो, श्वेता बोली। फिर उसने कुणाल के कंधे पर सिर रखा और बोला, चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। वे दोनों अपने बेडरूम में गए। मधु नीचे फर्श पर बैठी रो रही थी। वहाँ कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा करती, जो उसे दिमाग से दिलासा देखा था। फिर भी अपने आप को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने माथे पे किसी का हाथ महसूस किया। देखा तो असीम था। उसने उसके साथ हाथ झटक दिया और बेहद सा पीटने लगी। असीम उसको मार सहता हुआ थोड़ी देर तक खड़ा रहा। मधु थक हार कर निठल होकर बैठ गई। लो पानी पियो। असीम पानी का गिलास लाके खड़ा किया। मधु ने जोर से झपट कर गिलास फेंक लिया। लो पानी पी लो। असीम फिर गिलास का पानी भरकर लाया था। मधु की जलती आंखों में उसे देखा तो एक पल के लिए वह सहम गया। फिर वह मधु का मुंह में गिलास लगा दिया। मधु ने पानी पीकर उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों किया? असीम ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं करनी किसी फरेबी से शादी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मधु हिम्मत कर उठी। शौक से जाओ कहकर असीम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। मधु बिल्डिंग से बाहर आई। उसे देखकर दरबान चिल्लाया, मेम साहब अंदर जाइए, पुलिस को देखते ही गोली मार कर देने का आदेश है। तब मधु ने उसका पता चला कि शहर का हालात कितने खराब हो गए थे। वह थक हार कर वापस आ गई। मधु कुछ दिनों तक गुमसुम रही, लेकिन श्वेता के कहने पर वह असीम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। मधु एक दिन पूछा तो पता चला कि श्वेता पेट से है और कुणाल, जो कल दिन रात शादी की बात करता था, शादी से मुकर रहा था। अब श्वेता उससे शादी के लिए बार बार कहने लगी तो उसे मारने पीटने लगा। यह देखकर मधु दौड़ी और उसे कुणाल को रोका। उसने तो दोनों में समझाने की कोशिश की, पर अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। जब श्वेता कुणाल से ज़्यादा दबाव डालने लगी तो वे शादी करने से एकदम मुकर गया और कभी शादी न करने की बात करके वहाँ से चला गया। मधु और श्वेता उसे रोकती रह गई। श्वेता किसी घायल पक्षी की तरह तड़पती रह गई। मधु भी उसकी हालत देखकर दया आई और गुस्सा भी। श्वेता की इसी अनचाही खबर में कुछ दिनों के बाद मधु को भी एहसास हुआ कि वह पेट से है। तब तक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने असीम से यह खुशखबरी कही तो उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, मतलब हम जल्दी से ही शादी कर लेते हैं। मधु की खुशी से कहा, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, वह पूरा होने में 1 आध साल लगेगा, उसके बाद देखा जाएगा। असीम बोला। फिर यह बच्चा? मधु ने पूछा। हमारी नहीं, तुम्हारा। वह सिर्फ सिरदर्द है, मेरा नहीं, असीम बेशर्मी से बोला। तो मधु उसके बदले रूप को देखती रह गई। मधु जब असीम से शादी करने का बार बार कहने लगी तो एक दिन वह भाग गया। पता करने पर मालूम हुआ वह कंपनी का एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा चुका है। साथ ही अभी उसके विदेश जाने से पहले ही का प्रोग्राम तय था, लेकिन उसने मधु को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दी। मधु हाथ मलती रह गई और वह श्वेता एक दुख की दुखियारी थी। श्वेता और मधु ने बारी बारी से बच्चा गिराने का फैसला लिया। डॉक्टर ने भी भरपूर फायदा उठाया और उसकी मोटी रकमें थी। आज श्वेता की बच्चा गिराने की बारी थी और मधु उसको देखने के लिए साथ आई थी। कल को उसी भी तो इसी दौर से गुजरना है। अचानक दरवाजे में हुई हलचल ने मधु का ध्यान तोड़ा। नर्सिंग स्टाफ श्वेता को बेसुध हाल में बिस्तर पर लिटा दिया। मधु खुद को श्वेता की जगह रखकर ठगी सी बैठी थी। उन्होंने जिस सुख को अपनी ज़िंदगी मान लिया था वह इस तरह सिर्फ छलावा साबित हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह स्टोरी? आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी होगी तो हमें कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और अच्छी लगी होगी तो फिर से बोल रही हूँ कि लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेती हूँ आप लोगों से विदा। कुछ अच्छी सी स्टोरी लेकर आऊँगी अगली बार।